चलो मैं ज़रा इसको डिस्कस कर दूं कि अभी चैप्टर 1 में जो 5 सब टॉपिक हैं, चार्ज, कूलम्स लॉ, जो कि हम लोगों का डिस्कस हो रहा है, यहाँ तक अगर हो जाए तो समझ लेना कि 40% हो गए। ये बीच में है टॉपिक, इसके बाद 2 और टॉपिक, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जितने क्लास हुए हैं ऑलमोस्ट उतने ही क्लास और लगने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आज शुरू करने का था, लेकिन आज नहीं शुरू करूंगा मैं। आज शुरू करूंगा, इसमें एक और चीज़ रह गया जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना, ये देखने हैं। और एक छोटा सा टॉपिक जो पहले रह गया था वो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थोड़ा सा मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ऐसे इंडिपेंडेंटली भी इसको समझ सकते हैं। ये आज डिस्कस करके इधर का काम फिनिश कर दूं कम से कम कूलम्स लॉ तक। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके प्रॉपर्टीज़, गॉस लॉ और उनके सारे एप्लीकेशंस ये देखने हैं। और इसी में न्यूमेरिकल फिर आगे देखने हैं हम लोगों को। कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। आपको होमवर्क दूंगा तो एनसीईआरटी में आपका 80% बन जाएगा। जो 20% नहीं बनेंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपको होमवर्क दूंगा तब जब कवरेज हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के इधर से हैं। एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, समझो कि 70% इधर के क्वेश्चन है, 30% ही इधर से क्वेश्चन हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई? सबको क्लियर है? तो कूलम्स लॉ का समझो कि आज लास्ट हम लोग क्लास करने जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो अब मैं आगे बढ़ाऊँगा। क्लियर तो है ही है, ये तो हर बार हर क्लास में करते हैं। तो आज जो डिस्कस करना है वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इस पर न्यूमेरिकल देखने हैं। ठीक है, इसके पहले आपको मैं थोड़ा टेंशन फ्री कर दूं। जिनके जो क्लास छूटे हैं, मैंने बोल रहा था कि आपको डेट वाइज टाइम वाइज बता दूंगा, सच डेट कि जिनके भी जो क्लास छूटे हो या रिवीजन करने का मन हो वो आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो देखो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टाइम टेबल बना दिया है। हो सकता है कुछ पार्ट इसका दिखने में दिख रहा है। युवराज दिख रहा है? ये 18 अप्रैल है। पेन कहाँ गया? ये 18 अप्रैल है। आज तो कौन सा है भाई? आज डेट है आज 17 है। तो ये 18 से मैंने शुरू किया है। 18, 19, 20, 21, 22 यही आज मैं बना रहा था मॉर्निंग में। 25 अप्रैल, 26, 27, 28, 29, 30 और ये 1 मई एंड 2 मई ये है। देखो अगर तुम्हें दिख रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई 12th का कंप्लीट चैप्टर इन अप्रैल। अप्रैल में पूरा एक चैप्टर, पूरे चैप्टर होने हैं। ये हमारा टारगेट था। वो मैं टारगेट भी तुम्हें दिखाऊंगा जब हमारा बैच स्टार्ट होता है। तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि अप्रैल विल टेक चैप्टर 1, मई विल टेक चैप्टर 2। तो अप्रैल में चैप्टर 1 होना है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों के छूटे हों या लेट ज्वाइन किए हों, तो उनको 2 अप्रैल से हम लोग 2 मई से शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर। बट ये किसी का अब तक कुछ छूटा हो, अब तक कुछ छूटा हो, या अब तक जो भी हुआ है और आप रिवाइज करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस कम मिला हो, तो आप रिवीजन का मौका आपके पास है। देखो ये चैप्टर 1 है। अभी कई सारे लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे से क्लास सेशन में लिए हैं, मतलब आज का क्लास नहीं, इस सेशन में जो मेरे से पहले इंटरेक्शन नहीं किए हैं, नहीं क्लास लिए हैं, तो हो सकता है ट्यूनिंग बनने में 2-4-10 क्लास लग जाते हैं टीचर के साथ ट्यूनिंग बनने में। तो एक बार ट्यून हो जाता है ना, तो फिर टीचर जो है ना, आधा बात भी बोलता है वो बात समझ लेते हैं बच्चे, कैसे भी लिखता है वो समझ लेते हैं राइटिंग। तो अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनको भी ट्यूनिंग
होने में परेशानी हुआ हो, या कोई बात मैं ज़्यादा फास्टली बोल गया हो, आप नहीं कैच कर पाए, किसी टॉपिक में आपका वीक रह गया, तो उसके लिए आपको एक रिकैप मौका है, रिवीजन का एक मौका है, आप कर सकते हैं। छूटा हो तो भी मौका है, कर सकते हैं। चैप्टर 2 से ये काम फिर नहीं होगा, फिर कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अभी इसलिए करा रहा हूँ कि कुछ लोगों का कुछ क्लास छूटा है और स्टार्टिंग में ट्यूनिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखो आज जो 17 है, तो मैं 17 को क्या पढ़ा रहा हूँ भाई, तो कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग अप्लाई करेंगे। आज का टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक कॉन्सेप्ट है, वो देखने हैं, और कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें रॉड, रिंग, इन सब पे प्रॉब्लम आता है, तो इसमें कैसे हम लोग डील करेंगे, ये आज का टॉपिक है। तो देखो इधर हमने कॉलम बनाया है, डेट लिखे हुए हैं, और इधर भी 2 कॉलम है। ये देखो कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, तो यहाँ भी तुम्हें मिल जाएगा फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। आज जो टॉपिक है वो भी फिर रिपीट होगा, आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी रिपीट होगा। इसका मतलब ये है कि आज भी कोई अगर मिस कर देता है क्लास तो वो भी काम चल जाएगा, लेकिन आगे से आप मिस करेंगे तो अपने रिस्क पे मिस करेंगे। और मैं अब वीडियो रिकॉर्डिंग कर तो रहा हूँ, लेकिन डालूंगा नहीं ग्रुप में, क्योंकि कुछ लोग इसी के चलते मेन क्लास छोड़ देते हैं और बाद में सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो भाई ये टेंडेंसी नहीं होना चाहिए। जेन्युइन रीज़न है तो आपका क्लास मिस होता है, आप पहले से इन्फॉर्म करेंगे तो फिर मैं उनको इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूंगा। और मैं ऐसा मत सोचना कि यूट्यूब पे जाके देख लेंगे, यूट्यूब पे प्राइवेट कर दूंगा। इसलिए आप प्रॉपर क्लास में रहें, नहीं तो लाइव क्लास का फ़ायदा क्या है। अदरवाइज़ तो मैं सारा यूट्यूब पे अपलोड करके रखा हूँ, तो उससे तो काम बनेगा नहीं, तो प्राइवेट करके रखा है इसीलिए आपके लिए। देखो कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम हुआ तो वो भी है, कब है भाई, तो 26 अप्रैल को कर सकते हैं। ठीक है, टाइम क्या, तो टाइम है 4 बजे से। देखो यहाँ पे 2 कॉलम हमने बनाए हैं, 2 कॉलम हमने बनाए हैं। ये कॉलम, फर्स्ट जो कॉलम है ये है रिवीजन और कवरअप, जो समझो आप सब टॉपिक ऑफ चैप्टर 1। ये 4 बजे से 7:30 का हमने टाइमिंग रखा है। इन डेज में जिस दिन आपका फिजिक्स का क्लास नहीं होता है, दैट इज मंडे रखा है, वेंसडे रखा है, फ्राइडे रखा है, इसमें रखा है। ठीक है, तो ये टाइमिंग है, इसमें ये क्लास होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, यूनिट वेक्टर रिजॉल्विंग ए वेक्टर, कूलम्स लॉ विद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड न्यूमेरिकल। ये देखने इलेक्ट्रिक डाइपोल, फोर्स ड्यू टू डाइपोल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर इक्विलिब्रियम पे न्यूमेरिकल, पेंडुलम वाला क्वेश्चन जो शायद लास्ट क्लास में देखा था, एंड उन पे न्यूमेरिकल्स। और कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो आएगा 26 अप्रैल को। कूलम्स लॉ कंपैरिजन एंड परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, ये छूटा था, रोशन का छूट गया था, तो 28 अप्रैल को वो कर सकता है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये हम लोगों ने फ्राइडे रखा 30 अप्रैल को। और अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, मीन्स पॉजिटिव में कैसे अट्रैक्शन हो जाता है, गोल रिलीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये जो कि स्टार्टिंग की क्लास में होता है, वो है 2 मई। मीन्स जितने क्लास अब तक हुए हैं और जो आज भी हो रहे हैं वो सारे इस फर्स्ट कॉलम में हैं। और इधर है नेक्स्ट क्लास, मतलब मंडे से ट्यूसडे से जो क्लास होगा आगे का टॉपिक। तो समझो ये फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर 1 है और ये सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का सेकंड हाफ, चैप्टर 1 का फर्स्ट हाफ। अब इधर देखो, मैं ट्यूसडे से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुरू करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज शुरू होंगे, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे, गॉस लॉ एंड इसके एप्लीकेशन होंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल चार्ज मोशन एनसीईआरटी की कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, साथ साथ तो न्यूमेरिकल कर ही रहे हैं, और लास्ट में एनसीईआरटी क्वेश्चन से जो होमवर्क देंगे उसके डाउट डिस्कस होंगे और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। मीन्स 1 मई तक ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ये सेकेंड हाफ ऑफ चैप्टर 1 है, ये फर्स्ट हाफ ऑफ समझो चैप्टर 1 है। तो जो छूटे हैं, जो आज तक भी हो रहे हैं, वो भी आपका रिवीजन का मौका है। और जो आगे के टॉपिक हैं वो टीटीएस तो होता ही है 2 बजे से 3:40, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल में। उसके बाद अगर हमारा सेंटर पे क्लास अलाउड होता है तो उसके बाद चैप्टर 2 हमारे ऑफलाइन चलेंगे, ऑफलाइन से चलेंगे, फिर काम हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो ये है, अप्रैल में तो कोई चांस लग नहीं रहा।
तो यहाँ तक क्लियर हो गया रोशन? जिसके जो छूटे हों, रोशन बताएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? किसी का क्लास छूट गया हो, जो भी हो गया हो, तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। समझो कि आज पहली बार भी अगर क्लास में आते तब भी तुम्हारे पास सारे टॉपिक हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसमें भी अगर किसी को मिस होता है तो पहले बताएगा, तो मैं उसको इसकी भी रिकॉर्डिंग करूँगा। रिकॉर्डिंग करके तो मैं वीडियो कम से कम यूट्यूब में 200 वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है लास्ट सेशन में, 11th 12th सारे टॉपिक्स के, लेकिन वो देता नहीं हूँ। जैसे थोड़े मोड़े ही पब्लिक हैं जो आप देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते। तो इसके भी रिकॉर्डिंग करूँगा, लेकिन लिंक उसी को दूंगा जो पहले से परमिशन ले लिया हो, बता दिया हो। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है? तो अब जो छूट गया हो उसका टेंशन फ्री रहो। जो आगे होना है वो तो होना ही है, रेगुलर क्लास के टाइमिंग में होना है। जो हमारा टाइमिंग अभी ऑनलाइन का चल रहा है इसमें होना है। सो अब मेरे हिसाब से आप फ्री हो गए। बोलो भाई, युवराज फ्री हो? तनिष्का? अरे तनिष्का, तुम्हारा भी तो छूटा था 2-3 क्लास। यस सर, स्टार्टिंग की। हाँ, स्टार्टिंग की। तो ये देखोगे आप, इसमें ज़रा एक चीज़ बोलना मैं भूल गया कि स्टार्टिंग के जो क्लास हैं वो इधर हैं, और ये मिडिल लेवल के क्लास हैं जो रिसेंट हुए हैं, और ये पहले हुए हैं। मतलब ये लास्ट वीक का समझो है, ये उसके पहले वीक का है, ऐसे है। लेकिन मैं पहले ये लास्ट वीक वाला ही कवर क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि इसका यूज़ है, क्योंकि इसका यूज़ है इधर, इस वाले में इसका यूज़ है। इसलिए ये पहले आप इधर जो 4-5 क्लास हुए हैं वही पहले कवर अप कर रहे हैं। ये मैंने ऐसे शेड्यूल किया है कि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। ये जो न्यू टॉपिक हैं इधर, उसको समझने में कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए जो पहले ज़रूरत है वही पहले रखा है, इसके लिए जो ज़रूरत है उसके बाद रखा है, इसके लिए जो ज़रूरत है उसके बाद रखा है। इधर वाले का जो है इमीडिएट अभी ज़रूरत नहीं है, ये अलग है, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तो इसलिए इसको साइड में रखा है, लास्ट में रखा है। ठीक है, ये लिंकेज इस तरह से बना रखा है कि किसी को कोई परेशानी ना हो कोई समझने में। मतलब आप मान के अगर चलो कि आज से भी आपका सेंस खुलता है, मान लो आज से भी आप सोचते हो कि चलो अब तो पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि 11th किसी का वीक हो गया, वीक है भाई, लॉकडाउन के टाइम में बहुतों का वीक है, बहुत कम ही हैं स्टूडेंट जो अपने आप को संभाल पाए हैं इस लास्ट ईयर 11th क्लास को। तो कोई बात नहीं, किसी का अगर वीक रह गया हो तो इसलिए तो इस बार का हमने डिज़ाइन ही किया इस तरह से कोर्स कि आपका 11th का भी हम लोग जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम रहे हैं उसको क्लियर कर देंगे। तो वो भी हमने प्लानिंग बना ही रखा है। जैसे आपको मैं बताऊं, यही था अपना प्लानिंग। बोलो भाई रोशन, यही था प्लानिंग। बार बार दिखाता हूँ इसको, क्या था भाई? तो इसमें यह था कि अभी CBSE वाला क्लास हम लोग का अक्टूबर तक चल ही रहा है। साथ में जो जो एंट्रेंस कर रहे हैं उनको 11th का मैं रिवीजन भी कराता चल रहा हूँ, साथ में थोड़े थोड़े MCQ प्रैक्टिस। तो 11th 12th दोनों के यहाँ पे 11th का रिवीजन मेन फोकस है कि 11th रिवाइज हो जाए, 11th रिवाइज हो जाए, सच डैट कि नवंबर में हमारे पास 11th 12th दोनों का ऑलमोस्ट CBSE लेवल का बैलेंस हो। CBSE लेवल ये भी समझ चुके हैं, CBSE लेवल ये भी रिटेन्ड है, जो समझे थे पहले अब रिटेन्ड होकर के आ गए, अब माइंड में अपडेट है दोनों के CBSE लेवल। इसके बाद टारगेट हो जाता है हम लोगों को कि रैंक लाएं एंट्रेंस में। तो ये फिर हम लोग रैंक लाने के लिए अपलिफ्टमेंट करने का काम करेंगे और एंट्रेंस क्लास फटाफट चलेंगे। ये 5 और 6 मंथ चलेंगे जिससे कि आपके JEE में और NEET में रैंक आए। ये है बोर्ड लेवल की तैयारी। ये था बोर्ड लेवल की तैयारी। जो खाली CBSE कोर्स करते हैं तो उनको खाली ये कराते हैं, और इसके बाद रिवीजन एंड टेस्ट, रिवीजन एंड टेस्ट, तो रिवीजन बोर्ड बेस्ड। लेकिन बोर्ड में मार्क्स लाने से खाली तो काम बनता नहीं है, आपको एंट्रेंस में भी चाहिए, तभी तो अच्छे कॉलेज में जा पाएंगे। तो इसलिए इधर का जो है यही मेन है जो घोड़ा और गधे में डिफरेंस बनाएगा। ये तो है ही है, इसकी अंडरस्टैंडिंग तो कंप्लीट चाहिए। बड़े बड़े ब्रांडेड इंस्टीट्यूट इसी पे तो फोकस करते हैं और ये वाले को नेगलेक्ट कर देते हैं, और जो लोकल सब्जेक्ट वाइज इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इसको फोकस करते हैं, इधर नेगलेक्ट हो जाता है। बट आपको बोर्ड में भी मार्क्स चाहिए और अच्छा AIR के साथ गुड कॉलेज, A लेवल कॉलेज भी चाहिए। इसलिए दोनों का
ज़रूरी है कॉम्बिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग रहे। तो इसलिए अपना ये डिज़ाइन ही ऐसा है, और आपका 11th में अपडेट कर ही रहा हूँ, जो जो डिफ़िकल्ट टॉपिक होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। मैंने होमवर्क दिया भी है एंट्रेंस वाले बैच में कि 2 डायमेंशनल मोशन को रिकैप करो, उसका वीडियो भी मैंने भेजा है, और इसमें जो सिंपल हैं वो तो आप रिकैप कर ही लोगे, जो डिफ़िकल्ट वाला है वो मुझे याद दिलाना, वेंसडे वाली क्लास में हो जाएगी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, देखो नाम से ही क्लियर है। वैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के 2 स्टेटमेंट हैं। एक तो फेमस है जो सब जानते ही हैं, सब बोलते हैं, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, ऐसे बोल देते हैं। कोई बच्चा ऐसे खड़ा हो जाता है, टीचर ने पूछ लिया क्या है भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट बोलो। सर चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, ठीक है भाई। तो ये एक स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया, स्कूल वाले कराते हैं, मैं भी लिख देता हूँ इसको। चार्ज, आप भी लिख लो भाई, लिख लो, मैं जितना देर में लिख रहा हूँ उतनी देर में आप बेरोजगार मत रहो, तुम भी लिखो। चार्ज कैन इसमें थोड़ा मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, नेट और इसको अंडरलाइन कर दिया, आप भी वैसे ही कर देना। नेट चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, नेदर बी क्रिएटेड दिख रहा है ना, नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, इट कैन ओनली बी, लिखो भाई, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो लगता है ज़्यादा ही दिख रहा है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड भी लिख सकते हैं इधर, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ विद इन the universe, because the entire universe can be supposed to be electrically isolated system. Charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one body to another body within the universe, because the entire universe can be supposed to be electrically isolated system. Can be supposed to be electrically isolated system. लिख लिया होगा सबने, अब रोशन लिख लिया? ठीक है भाई, लिख लिया तो बहुत बढ़िया। अब जरा इस चीज़ को समझे, मैंने अंडरलाइन क्यों कर दिया, तुमसे भी अंडरलाइन करवाया, तुम भी अंडरलाइन कर देना भाई, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया। पहले तो नेट और उसके बाद यहाँ से, तो ये सब अंडरलाइन है, अंडरलाइन ही रखेंगे आप भी, मैं बताऊंगा अंडरलाइन का क्या मीनिंग है। यहाँ पे देखो भैया, अब चलो लिखना बंद हो गया। अब जरा हम लोग समझे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट नंबर 1, ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, समझो, जो कि ज़्यादा फेमस है। तो इसमें जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, जो अंडरलाइन किए हैं वो ऑप्शनल है, वो लिखो या मत लिखो, लेकिन समझो ज़रूर। मतलब ये दिखे या ना दिखे, ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, तो चार्ज मतलब कौन सा चार्ज? नेट चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम। तो नेट चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। कहाँ भाई? विद इन द यूनिवर्स। और क्यों?
क्योंकि यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम समझ सकते हैं। ये स्टेटमेंट 1 है जिसमें कि क्लैरिटी कम है, बच्चों को समझ कम डेवलप होता है। हाँ ये ज़रूर है, फॉर्मेलिटी हो जाता है कि हाँ भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने सीख लिया और जान लिया, लेकिन वो जाने नहीं, इससे अच्छे से पहचाने नहीं, बस हाँ ये काम हो गया ज़रूर। स्टेटमेंट 2 है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ज़्यादा मीनिंगफुल है, इसलिए मैं स्टेटमेंट 2 लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब स्टेटमेंट 2 लिखते हैं, ठीक है। देखो ये मोस्ट जनरल इक्वेशन है, मोस्ट जनरल ये स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। तो ये भी लिख लो भाई, इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, in an electrically isolated system, net charge always remains constant or conserved. In an इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, इसमें अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा। यहाँ अंडरलाइन का मतलब मैंने बता दिया था, अंडरलाइन का मतलब था ऑप्शनल। चलो इस पर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये है जो मेन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। अब आप सोचेंगे भाई कि ये क्या बोल रहे हैं, इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है, इस चीज़ को ज़रा समझा जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। देखो भाई, आइसोलेटेड टर्म तो भाई, आइसोलेटेड वर्ड तो आप बहुत पहले से सुने हुए हो। आइसोलेटेड किसको बोलते हैं, किसी भी सिस्टम को आइसोलेटेड बोलने का मतलब क्या हो गया, तो अब जरा समझना इस बात को। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जिसको सिस्टम के अंदर ही से मतलब है, बाहर से कोई मतलब ना हो, ऐसा सिस्टम जिसको सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं हो। आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है वो 2-3 तरह के होते हैं, जरा समझने का कोशिश करना। आइसोलेटेड सिस्टम जो होते हैं वो 2-3 टाइप के होते हैं। एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ दिस सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड, इट मीन्स इस सिस्टम के बाउंड्री से कोई थर्मल एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। जो थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, वो ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि डेल्टा क्यू बोलें, अगर डेल्टा क्यू थर्मोडायनेमिक्स वाले टर्म में बोले तो ये हीट ट्रांसफर यानी कि कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। तो देन दिस सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड, ठीक है भाई, थर्मली आइसोलेटेड समझ गए। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो इसका मतलब कि सिस्टम से बाहर कोई चार्ज नहीं जाएगा और कोई बाहर से सिस्टम के अंदर चार्ज नहीं एंटर करेगा। मीन्स चार्ज ट्रांसफर थ्रू द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज नॉट अलाउड। देन दिस सिस्टम विल बी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, ये थर्मली आइसोलेटेड बोल देंगे। और अगर कोई ऐसा फैमिली हो जिसको कि सराउंडिंग से कौन नीचे वाले फ्लोर पे, कौन ऊपर वाले फ्लोर पे, किसी को सोसाइटी से कोई मतलब ही नहीं है, तो दिस फैमिली विल बी नोन एज आइसोलेटेड फैमिली। सोशली आइसोलेटेड, सोशली आइसोलेटेड, कुछ लोग सोशली आइसोलेटेड होते हैं। आजकल तो यही बोला जा रहा है सोशली आइसोलेटेड हो जाओ भाई, नहीं तो कोरोना गड़बड़ कर देगा। चलो कोई नहीं, तो ये समझ गए आप। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलेंगे? एनी सिस्टम विल बी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम इफ थ्रू द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम चार्ज ट्रांसफर इज नॉट अलाउड। थर्मली आइसोलेटेड, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर अलाउड नहीं है, ठीक है। और सोशली आइसोलेटेड फैमिली होगा तो ना कोई उसको इन्वाइट करेगा, ना ये किसी को इन्वाइट करता, तो इसलिए सोशली आइसोलेटेड। तो अभी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बाउंड्री के थ्रू कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग इंडक्शन, मान लो कि कोई स्फेयर है, इसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। अब कोई चार्ज बॉडी लाए इसके पास, अब भाई ये चार्ज बॉडी लाओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है मान लो, जिसमें अगर 100 प्रोटॉन है तो समझ लो 100 इलेक्ट्रॉन भी है, ये न्यूट्रल है बॉडी। ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स ये न्यूट्रल है। तो ठीक है भाई, न्यूट्रल है। ये चार्ज बॉडी जब तुम लाए तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा अपनी तरफ, तो इधर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इधर अपीयर होता है।
चलो ये तो इससे क्या हुआ, देखो मैं बात करूं अगर इस सिस्टम की बात करें, ये स्फेयर सिस्टम, ये जो कंडक्टिंग स्फेयर सिस्टम है, ये कंडक्टर का बना हुआ कंडक्टिंग स्फेयर सिस्टम जो ये है, इस सिस्टम के बाउंड्री के थ्रू कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। ये कैसा है भाई, तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। इट मीन्स नो चार्ज नो इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड, ये ग्राउंड पे नहीं जा सकता, ग्राउंड से इधर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। देन दिस स्फेयर इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। और अगर यहाँ से मान लो ये इंसुलेटर नहीं होता, ये कंडक्टिंग स्टैंड होता, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा सकते थे, तो ऐसे कंडीशन में इसको इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बोलेंगे। इसलिए अगर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बनाना है तो इसको इंसुलेटिंग स्टैंड ही रखना पड़ेगा। अब ये स्फेयर अगर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, अब तुम खुद सोचो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक्चुअली कोई रखने वाला चीज़ है ही नहीं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता ही है। अगर मैं बोलूँ कि एक क्लासरूम है और क्लासरूम में हमने एक गेट दिया था, बच्चे आके बैठ गए थे, क्लास हो रही थी, हमने गेट को कर दिया बंद। अब इसमें मान लो 40 स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो 2 मिनट के बाद भी 40 मिनट्स ही होंगे और 5 मिनट्स के बाद भी 40 स्टूडेंट्स ही होंगे, और जब तक कि हम लोग डोर को क्लोज रखेंगे तब तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ही रहेंगे जितना है। मीन्स अगर स्टूडेंट ट्रांसफ़र बंद कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विल रिमेन कांस्टेंट। ये बात अलग है कि कोई सो गया, कोई लड़ाई करने लगा, वो अलग मैटर है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी रिमेन कंजर्व्ड, कांस्टेंट और कंजर्व्ड इन द क्लासरूम। कब तक? कोई भी सिस्टम में नेट जो है, जैसे यही सिस्टम है, इसमें नेट चार्ज जो है मान लो न्यूट्रल था, 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन, तो इतना ही तो रहेगा क्योंकि चार्ज ट्रांसफ़र तो तुमने होने ही नहीं दिया, चार्ज ट्रांसफ़र तुमने होने ही नहीं दिया। जब सिस्टम के बाउंड्री के थ्रू चार्ज ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा तो इसका मतलब नेट चार्ज जितना था इस सिस्टम में उतना ही तो रहेगा भाई। चेंज कैसे हो जाएगा? तुमने किसी स्टूडेंट को आने नहीं दिया, तुमने किसी स्टूडेंट को जाने नहीं दिया, इलेक्ट्रिकली इसको आइसोलेट हम लोगों ने कर दिया सिस्टम को, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विल रिमेन फिक्स्ड। तो वैसे ही है, एनी सिस्टम में जितने भी नेट चार्ज होंगे, अगर नेट चार्ज +2e है तो नेट चार्ज +2e ही रहेगा, क्योंकि इसमें 500 मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पॉजिटिव हैं और 500 इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल क्या चार्ज हो जाएगा? +2e, तो +2e ही रहेगा। ये बात अलग है कि इस सिस्टम के पास अगर कोई हमने चार्ज बॉडी लाए तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इधर आ गए, इधर हमारा पॉजिटिव हो गया, बट टोटल नेट विल रिमेन सेम, नेट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। इट कैन बी ट्रांसफर्ड, एक सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, विद इन द सिस्टम इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इधर से उधर चार्ज ट्रांसफर हो सकते हैं, बट टोटल चार्ज, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड। तो यही तो सिंपल सी बात, ये तो फैक्ट है, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ का फैक्ट है कि अगर कोई ऐसा तुमने बाउंड्री इनक्लोज कर दिया जिसके थ्रू चार्ज ट्रांसफर होने ही नहीं दे रहे हो, तो भाई नेट चार्ज जितना है उतना ही तो रहेगा, इधर उधर हो जाए, इससे उसमें चला जाए, उधर से इधर चला जाए, लेकिन विद इन द सिस्टम चार्ज इधर उधर जा सकता है। अब इसमें रमेश भी बैठा है, सुरेश भी बैठा है, इसने इसको चार्ज दे दिया या समझो मनी दे दिया, तो टोटल मनी ऑफ द क्लास विल रिमेन कांस्टेंट, टोटल मनी ऑफ द क्लास विल रिमेन कांस्टेंट। सारे स्टूडेंट्स के मान लो हमने मनी कलेक्ट करके और काउंट किया, मान लो आया 10,000 रुपीज़, इस क्लास में टोटल 10,000 रुपीज़ हैं, तो भाई 10,000 ही रहेंगे ना, मनी को जाने नहीं दिया ना ही आने दिया, तो 10,000 के 10,000 रहेंगे। सो आप समझ गए होंगे इतने डिस्कशन के बाद कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कोई अलग सा रूल नहीं है जिसको याद करने की ज़रूरत है। ये तो भाई बेसिक फैक्ट है कि अगर किसी की बाउंड्री के थ्रू तुम ट्रांसफ़र अलाउ ही नहीं करोगे भाई, तो जितना है उतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखो मैंने यहाँ पे लिखा तो क्या गलत लिख दिया भाई। इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, in an electrically isolated system net charge always remains constant और conserved। ठीक है, तो ये तुमने लिखा है, बात तो समझ गए हो। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम भूल मत जाना, इसलिए यहाँ लिखवा दे रहा हूँ। लिखो एनी सिस्टम, लिखो एनी सिस्टम इज said to be इलेक्ट्रिकली, दिख तो रहा है ना, सेट टू बी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड
Any system is said to be electrically isolated if there is no transfer of charge through the boundary of the system. ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, एग्ज़ाम्पल छोटा सा समझ लें। एग्ज़ाम्पल क्या है भाई, तो एक आइसोलेटेड, अगर हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड हो, ये कैसा है भाई, तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। तो जब ये इंसुलेटिंग स्टैंड है तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, ये एक आइसोलेटेड स्फेयर, ये आइसोलेटेड स्फेयर सिस्टम समझा गया, ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। इसलिए चार्ज बॉडी लाओगे, मान लो अगर न्यूट्रल था तो न्यूट्रल ही रहेगा, ये भले यहाँ निगेटिव दिखने लग जाए, इधर पॉजिटिव दिखने लग जाए, बट ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल ही रहेगा। यहाँ -50E डेवलप हुआ तो इधर +50E डेवलप होगा इसके इन्फ्लुएंस में आकर के, बट नेट जीरो था, जीरो ही रहेगा। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम बोल दिया जाएगा। ये एक एग्जांपल हो गया भाई। एक और तुम्हें एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल नंबर 2। इंटायर यूनिवर्स, भाई पूरा यूनिवर्स, एक मिनट के लिए पेन को रोको, अगर पूरा यूनिवर्स को सिस्टम ले लिया जाए, पूरा यूनिवर्स के आगे कुछ है ही नहीं, कुछ तो है ही नहीं। यूनिवर्स ही जब टोटल ले लिया तो उसके आगे कुछ है ही नहीं। तो अगर टोटल यूनिवर्स को ही एक सिस्टम ले लिया जाए तो हम भी इस यूनिवर्स में, तुम भी इस यूनिवर्स में, और कैमरा भी इस यूनिवर्स में, बोर्ड भी इस यूनिवर्स में, तुम्हारी बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग, और संसद भवन जो है, पार्लियामेंट हाउस, इंडिया गेट, सब तो यूनिवर्स में ही है। अब हम लोग जा कर के, मान लो जाते हैं 2 लोग, रमेश सुरेश जाता है और अपने 5 स्टार से कुतुब मीनार को या इंडिया गेट को ऐसे ऐसे रब कर देता है। इंडिया गेट पे जाके ऐसे ऐसे रब कर दिया और देखा इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। बोला अरे मेरा चार्ज गेन हो गया, चार्ज गेन हो गया। अरे भाई चार्ज क्या गेन हो गया? चार्ज तुम्हारे लिए गेन हो गया क्योंकि तुम्हारे पेन में पहले न्यूट्रल था, अब इसमें एक 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो -4 ही चार्ज तुम्हारे पेन में आ गया। लेकिन कुतुब मीनार पे या इंडिया गेट जहाँ रब किया था वहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो वहाँ पे वो जो न्यूट्रल था, तुम खुद सोचो, किसी भी, जब भी हम लोग रबिंग करके कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर देते हैं, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर दिए, तो इधर जितना निगेटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही तो पॉजिटिव भी इधर डेवलप हो जाएगा। मीन्स नेट चार्ज कितना डेवलप हुआ, नेट चार्ज तुमने कितना प्रोड्यूस कर दिया। अगर तुम खाली इसके रेफरेंस में देखो तो तुम बोलोगे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, इसके रेफरेंस में देखोगे बोलोगे पॉजिटिव चार्ज, अरे पहले तो मैं न्यूट्रल था अब तो मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, इसलिए मेरे पे चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अरे चार्ज प्रोड्यूस हुआ तुम्हारे पे, उस पे भी उतना ही नेगेटिव प्रोड्यूस हो गया। तो इंटायर यूनिवर्स में कितना प्रोड्यूस हुआ? इंटायर यूनिवर्स में ही तुम भी थे, वो भी था, इंडिया गेट भी था, पेन भी था। तो अगर रबिंग करने से या कुछ भी तरह से ट्रांसफ़र हुआ तो विद इन द यूनिवर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि इंटायर यूनिवर्स क्या है भाई, तो इंटायर यूनिवर्स कैन बी सपोज टू बी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, क्योंकि पूरा यूनिवर्स के आगे कुछ है ही नहीं भाई। और वो पूरे को जब सिस्टम ले लिया हमने तो उसको आगे न तो किसी को देना है न किसी से लेना है। सो इंटायर यूनिवर्स कैन बी कंसिडर्ड to be electrically isolated system and hence for such universe net charge will remain constant और conserved। और इसी यूनिवर्स में अगर कोई 2 बॉडी 4 बॉडी में आपस में कुछ भी एनर्जी चार्ज का एक्सचेंज हो जाए तो किसी के लिए गेन, किसी के लिए लॉस, किसी के लिए गेन, किसी के लिए लॉस, इट कैन बी ट्रांसफर्ड विद इन द यूनिवर्स, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी बट इन विद इन द यूनिवर्स। ठीक है, चलो ये समझ गए। तो ये दोनों एग्जांपल लिख लो भाई, एक एग्जांपल लिख लो, इंसुलेटिंग स्टैंड पे है ये, तो आइसोलेटेड स्फीयर ये एक सिस्टम हो गया, और इंटायर यूनिवर्स ये भी एक सिस्टम हो गया, उसी यूनिवर्स के पार्ट हैं हम सब। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए। यही है मेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यही मेन स्टेटमेंट है। ये तो मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम इसको बोलते हैं जिसके बाउंड्री के थ्रू चार्ज ट्रांसफर अलाउड ना हो। और ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो उस पर नेट चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट और कंजर्व्ड होगा।
दैट इज नेट चार्ज इज कांस्टेंट, नेट चार्ज इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ तक समझ गए? अब देखो इंटायर यूनिवर्स में ही सब हैं हम लोग, तो क्या एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं पूछूंगा किसका डाउट रह गया। अगर ये बोला जाए कि झूठ बोलना पाप है, तो रमेश बोलेगा झूठ बोलना पाप है, तो उसके मन में विचार आएगा कहाँ पे झूठ बोलना पाप है? ऐसा आ सकता है कहाँ पे? ये तो टीचर ने बोल दिया, पेरेंट भी बोल दिया कि झूठ बोलना पाप है। अरे झूठ बोलना पाप है तो कहाँ पे? तो भाई ये अंडरस्टूड है कि हम सब यूनिवर्स में आए हैं, यूनिवर्स में खाएंगे और यूनिवर्स से एक दिन जाएंगे। तो जो भी बातें हो रही हैं यूनिवर्स के लिए हो रही है। तो ये बार बार बोला नहीं जाएगा अच्छा रमेश इस यूनिवर्स में झूठ बोलना पाप है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस यूनिवर्स में झूठ बोलना पाप है, इस यूनिवर्स में चोरी करना पाप है, इस यूनिवर्स में ये तो बार बार यही नहीं बोलते रहेंगे। ये यूनिवर्स में हम लोग आते हैं, जाते हैं, खाना खाते हैं, निकल जाते हैं, तो यूनिवर्स इज अंडरस्टूड। बार बार यूनिवर्स बोलने की क्या ज़रूरत है, अंडरस्टूड है। अगर मान लो बोलते हैं कि अच्छा इस कार का मोशन है भाई 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो अब बोलेंगे अच्छा किसके रिस्पेक्ट में? अरे भाई जब कुछ ना बोला जाए तो इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जहाँ आते हैं, जिस ग्राउंड पे हम लोग आते हैं, जहाँ खाना खाते हैं, जहाँ से एयर लेते हैं और एक दिन निकल लेते हैं। तो भाई जब बोला जा रहा है तो अंडरस्टूड है कि उसी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। तो कुछ ना बोला जाए तो अंडरस्टूड है, वैसे ही कुछ ना बोला जाए तो यूनिवर्स के लिए ही बात हो रही है। जो भी बात बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं, सेकंड लॉ बोलते हैं, जो भी बात बोलते हैं हम लोग बात करते हैं सब यूनिवर्स के लिए है और ये अंडरस्टूड है। बार बार हमें यूनिवर्स यूनिवर्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो मेन स्टेटमेंट क्या हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का? वो ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, चाहे वो स्फेयर हो या वो यूनिवर्स हो, नेट चार्ज विल बी कांस्टेंट, एक से दूसरे में ट्रांसफर होता रहता है, इधर से उधर हो सकता है, बट नेट विल नॉट चेंज। अगर ये आइसोलेटेड है तब। अगर तुमने इस रॉड से ला करके इसको टच ही करा दिया तो इसका आइसोलेशन तो डिस्टर्ब हो गया। अब तो तुमने चार्ज ट्रांसफर अलाउ कर दिया, तो इसका मतलब अब ये आइसोलेटेड नहीं रहा, तो अब इसका चार्ज चेंज हो जाएगा। एक स्फेयर बेचारा आइसोलेटेड था और इस पे नेट चार्ज जीरो था, जीरो है। अब तुम यहाँ से कितना भी रॉड में लाओ चार्ज और कितना भी इसको डराओ, लेकिन वो नेट उतना का उतना ही रहेगा, नेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे ही तुमने टच कराया इस बेचारे का आइसोलेशन डिस्टर्ब हो गया, और डिस्टर्ब हो गया तो इसका मतलब कि इसका अब नेट चार्ज जो था उससे चेंज हो सकता है। यहाँ तक बात समझ गए? सो मेन स्टेटमेंट इज दिस, फॉर एनी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड। और ये यूनिवर्स के लिए अगर बोलना हो, क्योंकि यूनिवर्स में हम लोग आते हैं, जाते हैं, खाना खाते हैं, तो पूरे यूनिवर्स के लिए बोलना हो तो ये बात बोल सकते हैं भाई कि इन द एंटायर यूनिवर्स, सिंस ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, नेट चार्ज, टोटल चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी within the universe, because entire universe can be supposed to be electrically isolated system। तो ये जो स्टेटमेंट हम लोग बचपन से बोलते आए हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो सब किसके लिए है? आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, यूनिवर्स के लिए बात कर रहे हैं। नेट चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, बार बार ये बोलना थोड़ी पड़ता है कि इन द यूनिवर्स। अरे भाई यूनिवर्स में ही तो है, कहीं रविंग कर दो, कहीं ट्रांसफर कुछ हो जाए चार्ज का, किसी के लिए गेन तो किसी के लिए लॉस। अब तो समझ में आ गया होगा। सो ये जो स्टेटमेंट है नेट चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, तो नेट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये अंडरस्टूड है, बोला जाए या ना बोला जाए समझा जरूर जाए। चलो अब बताओ डाउट कहाँ है, अब बता दो डाउट कहाँ है। आदित्य को क्लियर हुआ? अरे आदित्य को क्लियर? हाँ बोलो बोलो। क्लियर है सर। तो मैंने फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैंने सबसे पहले ये स्टेटमेंट देखो, इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड।
दैट इज किसी भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम में, कोई भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसके बाउंड्री के थ्रू चार्ज ट्रांसफर ना हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसके अंदर नेट चार्ज जितना होगा उतना रहेगा हमेशा। अगर 100 E है तो 100 E ही रहेगा, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर ना तो इधर आ रहा है ना इससे बाहर जा रहा है, तो नेट यही का यही कांस्टेंट रह जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन डिस्टर्ब हुआ तो फिर चार्ज कांस्टेंट रहने का गारंटी खत्म हो गया। ठीक है, जब तक ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है इसका नेट चार्ज फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 100 है तो 100 रहेगा, 200 है तो 200 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। ठीक है, और यूनिवर्स भी एक एग्जाम्पल है आइसोलेटेड चार्ज का, यूनिवर्स भी एग्जाम्पल है आइसोलेटेड चार्ज का। इसलिए इन द इंटायर यूनिवर्स ये हम लोग बोल सकते हैं कि नेट चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स विल रिमेन कांस्टेंट। किसी का गेन किसी का लॉस हो सकता है, वो अंदर का प्रॉपर्टी है भाई, वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, बट बाउंड्री के थ्रू जब कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा तो total charge will remain constant. So net charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one body to another body within the universe, because the entire universe can be supposed to be electrically isolated system. बोलो ठीक है यहाँ तक या कोई डाउट है? अब बताओ भाई किसको डाउट है? आदित्य क्लियर हुआ? Yes, sir. युवराज? नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल एक लिख लो, अगर आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज 2 मार्क्स का आता है तो एक एग्जाम्पल लिखो जल्दी से। एक एग्जाम्पल लिखो, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर इनहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर इनहिलेशन। ठीक है, इज एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी इज एग्जाम्पल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। एग्जाम्पल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। पेयर प्रोडक्शन का क्या होता है, मीनिंग कोई एक फोटोन, देखो भाई एक फोटोन आता है, एक फोटोन आया और यहाँ से हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक पॉजिट्रॉन निकल गया, इसको हम लोग बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। मीन्स माइनस क्यू चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो प्लस क्यू चार्ज प्रोड्यूस हुआ, पहले नेट था जीरो। ये पेयर प्रोडक्शन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पेयर प्रोडक्शन, और ये है चैप्टर 13 में। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैंने बताया कि एक पेयर प्रोडक्शन एक टॉपिक है, चैप्टर 13 में है। चैप्टर 13 न्यूक्लियस में आएगा। ठीक है, न्यूक्लियस में आएगा पेयर प्रोडक्शन। अभी के लिए अगर तुम्हें आए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक्सप्लेन करो तो आप वो 2 स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, नेट चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम के कांस्टेंट और कंजर्व्ड, और एक यूनिवर्स वाला स्टेटमेंट लिख दोगे। एग्जाम्पल में पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर इनहिलेशन बोलोगे तो पेयर प्रोडक्शन का भी खाली एग्जाम्पल दे दोगे, काम चल जाएगा। इसका डिटेल हम लोग न्यूक्लियस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे ये होता है। अभी के लिए इतना इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखो कि एक फोटोन एनर्जी लेके आता है और जो कि न्यूट्रल होता है, फोटोन में तो कोई चार्ज होता नहीं है, लेकिन ये फोटोन एनर्जी लेके आता है और ये फोटोन 2 चार्ज में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे जितना नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ उतना ही पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ, इसलिए हम लोग बोले कि नेट कितना प्रोड्यूस हुआ, तो नेट 0 प्रोड्यूस हुआ। नेट चार्ज 0 प्रोड्यूस हुआ, पहले भी नेट 0 था, अब भी नेट 0 है, बट पेयर में चार्ज प्रोड्यूस हो गए, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो कर रहा है। इसका रिवर्स होता है पेयर इनहिलेशन, जिसमें कि 2 चार्ज पार्टिकल जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव मिल करके और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये होगा चैप्टर 13 में। अभी के लिए बस एग्जाम्पल याद रखो, पेयर प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
है आज? ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट टॉपिक भाई, चार्ज सिस्टम लिखो। चार्ज सिस्टम, चार्ज सिस्टम दो तरह के होते हैं भाई, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस। डिस्क्रीट में तुम्हें पता ही है, डिस्क्रीट में क्या होता था भाई, तो अलग अलग चार्ज लोकेटेड होते थे, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। इस तरह से किसी सिस्टम के चार्ज अलग अलग पॉइंट्स पे लोकेटेड हैं और इनके चलते मान लो किसी पे फोर्स निकालना हो तो इसका अपना फोर्स, इसका अपना फोर्स, इसका हो सकता है अट्रैक्टिव, इसका भी हो सकता है अट्रैक्टिव, किसी का रिपल्सिव, कुछ भी हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता था भाई, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कहता था कि नेट फोर्स ऑन Q0 निकालना हो तो भाई वेक्टर सम करो ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस का, ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम करो तो तुम्हें मिल जाएगा नेट फोर्स। वेक्टर सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना होगा आदित्य, क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करने पड़ेंगे तब जाके मिलेगा नेट फोर्स। चलो ये तो डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, एक यहाँ है सिस्टम पे चार्ज है, सिस्टम में चार्ज है बट कहीं यहाँ है बीच में नहीं है, यहाँ है फिर यहाँ है। एक होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक वायर में चार्ज, एक वायर में चार्ज है तो भाई एवरीवेयर चार्ज है, हर जगह पॉजिटिव 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 है या नेगेटिव 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 है, जो है एवरीवेयर चार्ज है। रिंग पे चार्ज है तो ये क्या है, एवरीवेयर चार्ज है, एवरीवेयर चार्ज है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम। मतलब चार्ज सिस्टम हो या मास सिस्टम हो, किसी सिस्टम का मास या किसी सिस्टम का चार्ज, ये दो ही तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं विद इन द सिस्टम, चाहे तो डिस्क्रीटली हो या फिर कॉन्टिन्यूसली हो। अब क्लासरूम में अगर ये सोचो कि एक स्टूडेंट यहाँ बैठा है, कि यहाँ बैठा है, कि यहाँ बैठा है, कि यहाँ बैठा है, तो ये क्या हुआ, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ मास हुआ। मास तो अलग अलग बैठे हैं, कोई 80 kg का बैठा है, कोई 60 kg का, कोई 50 kg का, कोई 40 kg का बैठा है, डिस्क्रीट सिस्टम हो गया। लेकिन ये हैंड है, इस हैंड में अगर मास देखें तो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे को समझेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस वाले में हम लोग कैसे, मान लो ये कॉन्टिन्यूअस वायर है, अब इसके चलते हम लोग निकालना चाहते हैं ड्यू टू द वायर नेट फोर्स। अगर Q0 पे निकालना हो, नेट फोर्स ऑन Q0 निकालना हो तो ये डिस्क्रीट होता कि एक यहाँ चार्ज है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अगर ऐसा होता तो चारों का वेक्टर सम कर देते, लेकिन ये तो चार है ही नहीं, ये तो हमारे इनफाइनाइट छोटे 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 एलिमेंट से बना हुआ समझ सकते हो। यहाँ पे छोटा चार्ज DQ 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 से बना हुआ ये है पूरा चार्ज। तो कैसे निकालेंगे नेट फोर्स ऑन दिस Q0? तो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए अलग वर्जन देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे भाई, तो इसमें क्या करोगे, एक एलिमेंट लोगे DQ, एक एलिमेंट लोगे, जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें एक एलिमेंट लेंगे हम लोग DQ, और इस DQ से अगर R सेपरेशन पे है तो यहाँ पे फोर्स लगाएगा, ये छोटा सा फोर्स लगाएगा और छोटा सा फोर्स को बोलेंगे DF। ये जो फोर्स लगाया DF, और ऐसा ऐसा यहाँ का एलिमेंट भी फोर्स लगाएगा, यहाँ का एलिमेंट भी लगाएगा, यहाँ का एलिमेंट भी अपने हिसाब से लगाएगा, यहाँ का एलिमेंट अपने हिसाब से लगाएगा, यहाँ वाला अपने हिसाब से लगाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो रिपेल करता रहेगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज लिए हैं। इस तरह से हर एलिमेंट, हर DQ अपने हिसाब से DF फोर्स लगाएगा और ऐसे सारे DF को ऐड करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ था इस वाले चार्ज पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। अब चार ही थे तो चार ही फोर्स लगाए, इन चारों का वेक्टर सम करने पड़ेंगे, F1 + F2 + F3 + F4, बस काम खत्म हो जाएगा और ये नेट फोर्स मिल जाएगा। लेकिन ये डिस्क्रीट के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए तो भाई बहुत सारे एलिमेंट से बना हुआ है ये चार्ज, तो ऐसे में बता नहीं सकते कि इसमें 4 हैं या 5 हैं या 10 हैं। वो 4 5 10 है ही नहीं, ये क्या है भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इतने छोटे छोटे चार्ज DQ का हम लोग बनाएंगे। तो हर DQ है, जितने भी DQ एलिमेंट्स लेंगे वो हर DQ अपना अपना DF लगाएगा।
निगेटिव चार्ज होगा तो अपने हिसाब से, पॉजिटिव है तो अपने अकॉर्डिंगली। इस तरह से जितने भी DF होंगे वो सारे DF को तुम्हें ऐड करने पड़ेंगे। ये होगा अपना DF लगाएगा, ये अपना DF, जैसे ये चार्ज अपना F1 F2 लगाता था वैसे ही हर एलिमेंट अपना अपना DF लगाएगा, उन सबको ऐड करने पड़ेंगे, मीन्स इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। तो ये समेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन, और हर इंडिविजुअल चार्ज का फोर्स जिसको वेक्टर सम करना था, अब यहाँ हर इंडिविजुअल एलिमेंट्स का वेक्टर फोर्स करने हैं, और ये जो समेशन है वो इंटीग्रेशन बन चुका है, तो नेट फोर्स मिल जाएगा। सो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि नेट फोर्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DF, वेयर DF इज फोर्स ड्यू टू एलिमेंट, फोर्स ड्यू टू चार्ज एलिमेंट ऑन द कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। अब इस पे आज न्यूमेरिकल देखने हैं। यहाँ तक समझ में आया दो तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? बोलो भाई आदित्य, क्लियर है यहाँ तक? लिख लो इसको जल्दी से, और इस पे अब न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। जल्दी से इसको लिखो। रिपीट कर दो। मैंने पहले जितने भी डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे क्या थे? डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, एक यहाँ है चार्ज, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, फोर्थ यहाँ है, बीच में ये कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज। और इसके लिए जब हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं, ड्यू टू डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज फोर्स निकालते हैं, तो जितने भी चार्जेस होंगे सबका F1 निकाला, F2 निकाला, F3 निकाला, F4 निकाला, उनका वेक्टर सम करने पड़ते हैं। यहाँ पे तो यही काम करने पड़ते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, वेक्टर सम करते हो भाई। अगर 10 होते 10 का नेट फोर्स निकालते, 2 होंगे तो 2 का नेट फोर्स निकालते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कह रहा है वो चीज़ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए क्या कहेगा वही मैं बता रहा हूँ। तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का मतलब है इस पूरे वायर पे है चार्ज, ये नहीं कि यहाँ है और यहाँ है, ऐसा नहीं है। ये पूरे में है कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अब जब कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो उस कंडीशन में बताओ इस कंडीशन में क्या होगा? तो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट लेंगे, यहाँ का एलिमेंट लिया तो वो अलग DF फोर्स लगाएगा, यहाँ का एलिमेंट लोगे यहाँ वाला फोर्स लगाएगा। ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली हर एलिमेंट को लेना पड़ेगा और हर एलिमेंट का फोर्स देखना पड़ेगा। हर एलिमेंट अपना अपना DF लगाएगा, ये भी लगाएगा, यहाँ वाला एलिमेंट भी लगाएगा, यहाँ वाला एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे लगाएंगे फोर्स। और ऐसे ऐसे जितने भी एलिमेंट, एक एलिमेंट का ये फोर्स है, दूसरे एलिमेंट का भी DF आएगा, तीसरे का भी DF आएगा, ऐसे ऐसे DF बहुत सारे के होंगे, उन सबको वेक्टर सम करना पड़ेगा, तब जाकर के नेट फोर्स मिलेगा। तो ये बन गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है रोशन, अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ भाई, डिलीट कर दिया। चलो अब इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। तो एक न्यूमेरिकल ये आ रहा है, जल्दी से हम लोग इसको देखें। एक रॉड बनाओ, एक रॉड बनाओ, ये आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक रॉड है, मान लो इस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है। कैपिटल Q इज़ द टोटल चार्ज, और ये लेंथ है इसका L दिखाओ। और यहाँ पे हम लोग इससे A डिस्टेंस पे एक चार्ज ले लेते हैं Q0। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन Q0। फाइंड नेट फोर्स ऑन Q0 due to uniformly charged rod। as shown in figure। तो चलो भाई इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व करने का कोशिश किया जाए। तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मुझे तो ये दिखाने पड़ेंगे, कैसे सॉल्व होगा बताने पड़ेंगे। तो आगे बढ़ा जाए, शुरू करो।
चलो भाई, क्यू नॉट पे फोर्स निकालना है, लेकिन इस बार ये डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज नहीं है। एक रॉड पे क्यू चार्ज, टोटल चार्ज क्यू है, तो इस क्यू बाई एल को क्या बोलेंगे? इसको समझते हो? क्यू बाई एल को क्या बोलेंगे? क्यू बाई एल को हम लोग लैम्डा बोलते हैं। क्यू बाई एल को क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। थोड़ी देर में अभी मैं डिस्कस करता हूँ इसका डिटेल। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलो, ये क्वेश्चन तो लिख लिया है सबने ना। अब जरा इसका हम लोग आंसर के लिए मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। देखो, थोड़ा सा मैं साइड में आप नोट का पॉइंट लिख लेना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक नोट का पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ। कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज, ये तीन तरह के होते हैं। लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूम वाइज। ये तीन तरह के सिस्टम ऑफ चार्ज होते हैं कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में तीन तरह के। ध्यान से समझना भाई, सारे लोग ध्यान से समझेंगे। मैंने बताया था अभी सिस्टम ऑफ चार्ज, तो इसको मैं बोलूं कि ये दो तरह के हैं, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस में तीन तरह के होते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है तो वो थ्री टाइप से कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं चार्ज। एक है लीनियर, एक वायर पे, ध्यान से समझ लेना पहले। एक लीनियर जिसमें एक वायर हो, चार्ज ऑन वायर। इस वायर पे चार्ज है भाई, हर जगह चार्ज है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ, ऐसे। या रिंग पे है चार्ज, रिंग है भाई, रिंग पे कंटिन्यूअसली एवरीवेयर चार्ज है, रिंग पे चार्ज हो गया भाई, ठीक है। ये लीनियर है, ये इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एक एरिया है, मान लो ये प्लेट है, ये क्या है भाई? तो प्लेट है और इस पूरे प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से एवरीवेयर। या डिस्क हो या प्लेट हो, इस तरह से रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया या डिस्क हो गया, इस डिस्क पे भी है तो चार्ज एवरीवेयर है। इस तरह से डिस्क पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लेट, डिस्क, ये सब। और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि हम लोग वॉल्यूम वाइज समझते हैं। मान लो एक वॉल्यूम लिया हमने, चाहे वो स्फेयर हो, क्यूब हो, तो इसके पूरे वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम मतलब अंदर भी है चार्ज, पूरे वॉल्यूम में है, बाहर भी है चार्ज, पूरे वॉल्यूम में चार्ज ही चार्ज, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम लोग बोलेंगे कि वॉल्यूम वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये भाई। एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज और लीनियर लेंथ वाइज। ठीक है, ये तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं। अब ध्यान देना, अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, यही है लीनियर चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ध्यान से समझना, जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे डील करेंगे? तो मान लो यहाँ पे अब मैं क्यू नॉट पे फोर्स मान लो निकालने हैं, तो क्या करूँगा? मैं यहाँ डी क्यू लूँगा, एक डी क्यू लूँगा भाई, ये डी क्यू यहाँ पे फोर्स लगाएगा डी एफ, तभी तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा नेट फोर्स। तो ये जो डी क्यू ले रहे हैं, इस डी क्यू का चार्ज मैं कैसे लिखूँगा? तो डी क्यू का चार्ज कैसे लिखूंगा भाई? तो पूरे पे अगर हमारा क्यू चार्ज है एल लेंथ पे, जैसे यहाँ हमने लिया क्यू चार्ज है मान लो टोटल एल लेंथ पे, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा होगा वो होगा क्यू डिवाइडेड बाई एल। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया भाई? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, ध्यान देना, इसको हम लोग दिखाते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से। और लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, जो कि होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। बताओ भाई रोशन, क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज
पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज, 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज, 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज। अब 5 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का चार्ज पता ही है हमें लैम्डा, तो 5 सेंटीमीटर में 5 लैम्डा हो जाएगा। तो यूनिट में ये चार्ज है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। चलो इससे भी अच्छा जल्दी से समझ पाओगे तुम वॉल्यूम वाला, क्योंकि वॉल्यूम वाला तुम्हें बचपन से ही आदत है। इसके यूनिट वॉल्यूम, मान लो इसका छोटा सा एक यूनिट वॉल्यूम इसके अंदर लिया हमने, ये जो यूनिट वॉल्यूम लिया है, इस वॉल्यूम में जो DQ चार्ज है वो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम होता था वैसे ही चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो दिखाएंगे और इनटू जितना वॉल्यूम है। मान लो तुम DV वॉल्यूम में जानना चाहते हो कितना चार्ज होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय DV। जिस तरह से अगर मान लो तुम मास निकालना चाहते हो तो लिखते हो ना भाई, रो मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, ऐसा लिखते हैं ना मास निकालने के लिए। अरे भाई डेंसिटी यही तो होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास निकालना होगा तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो इसको बोलते हैं भाई मास पर यूनिट वॉल्यूम, बोलते हैं ना मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो पढ़ा है हमने अब तक, वो क्या है डेंसिटी, वो है वॉल्यूम मास डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम वाइज मास का डेंसिटी। तो वॉल्यूम वाइज मास का डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इससे जब हमें मास निकालना होता है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई जितने वॉल्यूम में चाहिए उतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। तो वैसे ही यहाँ पे DQ चार्ज है, मान लो छोटे से वॉल्यूम DV में, तो ये DQ चार्ज कितना होगा भाई, तो इसमें होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो मल्टीप्लाइड बाई DV। ठीक है, चार्ज पर यूनिट रो पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे रो इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, इसलिए बोलेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और वैसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ लीनियर में क्या था, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, इधर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इधर चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर ए एरिया में, मान लो ये ए एरिया है, इसमें चार्ज हमारा Q है, टोटल चार्ज Q है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होगा, यूनिट एरिया। मान लो हम लोग छोटा सा एक एरिया ले लिया, यूनिट एरिया, तो उसमें Q चार्ज होगा। यूनिट एरिया में कुछ चार्ज होगा सिग्मा चार्ज, टोटल चार्ज Q ए एरिया में, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज भाई, तो सिग्मा होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। मान लो 10 कूलम्ब चार्ज है 2 मीटर स्क्वायर में, तो ये क्या मिलेगा तुम्हें, 5 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया सिग्मा का वैल्यू, 5 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर वॉल्यूम में 5 कूलम्ब चार्ज है। तो भाई जितने चार्ज, जितने वॉल्यूम, जितने तुम्हें एरिया में निकालना होगा उस हिसाब से चार्ज निकाल सकते हो। अब मान लो ये छोटा सा चार्ज निकालना चाह रहे हैं DQ और इसका एरिया वैल्यू है DA, तो ये DQ हो जाएगा सिग्मा इंटू DA, क्योंकि सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया और DA है उसका एरिया वैल्यू। तो ये चार्ज पर यूनिट एरिया, एरियल चार्ज डेंसिटी हो गया ये, इसको बोलेंगे एरियल चार्ज डेंसिटी। इधर को बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, इधर है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, एरिया वाले में सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इस सिग्मा को बोलते क्या है भाई, तो सिग्मा को बोलते हैं हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया। लिख लो भाई, ये है सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया। ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलो नोट कर लो सारे लोग भाई, फिर जिसको जो डाउट होगा वो लिखेगा, उसको हम लोग डिस्कस कर देंगे डाउट। पहले इतना नोट कर लो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको साइड से आप नोट का पॉइंट बना लो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है जानना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस 3 तरह के होते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस हमने दिखाया कि ये 3 टाइप के हैं। एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक है एरियल चार्ज डेंसिटी और है फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बोलो ठीक है यहाँ तक? आदित्य क्लियर है यहाँ तक?
अब तो साफ साफ दिख रहा है ना। रिया प्रेजेंट है। चलो जल्दी जल्दी नोट करो भाई, मैं देख ही लेता हूँ कौन कौन प्रेजेंट है। चलो भाई लिख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। मिटा दें रोशन, युवराज मिटा दें। यस सर। चलो ठीक है भाई। तो इसमें कोई परेशानी तो नहीं है समझने में किसी को? अरे किसी को प्रॉब्लम हो तो डाउट पूछ ले। आदित्य गुप्ता को क्लियर है, अभिषेक गुप्ता को क्लियर है, यस सर। आदित्य भारद्वाज यस सर। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब एक क्वेश्चन देखने हैं। शाश्वत? जी सर क्लियर है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो इसको हटा रहा हूँ और क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो मैंने बोला कि भाई क्वेश्चन तो रॉड है, रॉड है मतलब वायर है, तो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी ही तो काम करेगा। चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ वाइज है इसलिए चार्ज पर यूनिट लेंथ। एरिया वाइज भी होता है, बहुत कम यूज़ होता है, और वॉल्यूम वाला तो यूज़ होता ही है, तुम्हें पता ही है। वॉल्यूम जिस तरह से अभी तक हम लोग जो जानते हैं, ध्यान देना और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैं बात करूं अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 तरह के होते हैं। आप मास पर यूनिट वॉल्यूम रो को तो बहुत अच्छे से पहचानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी। तो भाई मास पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हो डेंसिटी। इसको हम लोग फुल नेम अगर बोलें तो वो होगा वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली एरियल मास डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट एरिया। अब प्लेट में एरिया वाइज होता है, तो मास पर यूनिट एरिया में कितना मास है, तो मास पर यूनिट एरिया। और एक लीनियर वायर में कितना मास है, तो मास पर यूनिट लेंथ। याद होगा 11th में पढ़ा था मास पर यूनिट लेंथ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में याद होगा कि हम लोग लिखते थे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, तो टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ लिखते थे कि नहीं? ये होता था ना मास पर यूनिट लेंथ, मास डिवाइडेड बाय लेंथ। ये होता था मास पर यूनिट लेंथ। इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लैम्डा से रिप्रेजेंट करो या म्यू से रिप्रेजेंट करो, तो लीनियर मास डेंसिटी। तो मास भी 3 तरह के होते हैं, ज़्यादातर काम आते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी, इसलिए लोग डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम समझ लेते हैं। बट एग्जैक्टली ये साइंटिफिकली जो है वो 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 3 टाइप के मास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्यू चार्ज टोटल एल लेंथ पे है, इसलिए चार्ज पर यूनिट लेंथ हमारा लैम्डा है। अब इसको सॉल्व करना है, हमें तो चाहिए पूरे रॉड के लिए क्यू नॉट। तो याद होगा कि पूरे रॉड के लिए एक बार में आप नहीं लिख सकते फोर्स, क्योंकि कूलम्स लॉ जो है, देखो कूलम्स लॉ जो कि हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जो लिखते थे, तो ये वैलिड तब होता है जब ये पॉइंट चार्जेज हों या स्फेरिकल चार्जेज हों। इसका एक वैलिडिटी कंडीशन तो ये है भाई, वैलिडिटी कंडीशन जिसका छूटा हो वो कर लेगा का। अभी के लिए तो मैं याद दिला दूं कि ये ऐसे 2 चार्जेस के लिए वैलिड होता है ये फोर्स लिखना जिन चार्जेस को, जो पॉइंट चार्जेस हो। पॉइंट चार्ज का मतलब है साइज टेंडिंग टू 0 हो जिनका, या तो फिर वो स्फेरिकल चार्ज हो। क्या हो वो? स्फेरिकल चार्ज हो। तो क्या ये स्फेरिकल है? नहीं है, ये तो पॉइंट चार्ज है। ये तो ठीक है भाई, Q1 तो ठीक है, बट ये Q2 जो है वो हमारा पॉइंट चार्ज भी नहीं है और स्फेरिकल चार्ज भी नहीं है। इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकेंगे कूलम्स लॉ कि भाई फोर्स निकालना था रॉड के लिए, तो यहाँ पे Q0 ले लिया और रॉड का पूरा चार्ज Q ले लिया, तो ऐसा नहीं लिख पाएंगे।
और होना भी ऐसा चाहिए। ऐसा इसलिए भी होना चाहिए कि भाई अगर ऐसा लिख दोगे तो रॉड का ये सेपरेशन कैसे लिखोगे? सेपरेशन क्या ए ले लेंगे? नहीं, सेपरेशन ए नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स जो हैं, कुछ चार्जेस जो इस रॉड के हैं वो ए सेपरेशन पे है, कुछ चार्जेस ए प्लस कुछ और सेपरेशन पे है, कुछ चार्ज थोड़ा ज़्यादा सेपरेशन, कुछ चार्ज थोड़ा और ज़्यादा पे, कुछ तो और ज़्यादा पे, कुछ और ज़्यादा पे। इसलिए ऐसे में हम लोग डायरेक्ट कूलम्स लॉ नहीं लिख सकते और फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू रॉड नहीं निकाल सकते। सो दिस इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, एक ही बार में लिखना, वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड बिकॉज, क्यों भाई? क्योंकि बिकॉज रॉड इज नेदर ए पॉइंट चार्ज, लॉजिक समझना जरूरी है, नेदर ए पॉइंट चार्ज और नॉर ए स्फेरिकल चार्ज। ना तो ये पॉइंट चार्ज है और ना ही ये स्फेरिकल चार्ज है। देखो भाई, लॉजिक क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन कम कर लो बट लॉजिकली कर लो, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए। तो ये वैलिड नहीं है। तो कैसे काम करेंगे भाई? तो कैसे काम करेंगे? कूलम्स लॉ तो अप्लाई करना ही पड़ेगा इसके लिए। तो हम लोग एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट्स लेकर के ही आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो लेट डी क्यू इज एलिमेंट्री चार्ज, ऐसा तो मैं स्कूल में बोर्ड में तो लिखना पड़ता है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन में लिख के लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसे लिखना पड़ेगा। लेट डी क्यू इज एलिमेंट्री चार्ज टेकन एट आर्बिट्रेरी सेपरेशन x फ्रॉम क्यू नॉट, जिस क्यू नॉट से निकालना है, मान लो x सेपरेशन पे हम लोगों ने एक एलिमेंट ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट्री चार्ज dq, और इसका जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है भाई वो है dx। थिकनेस कितना है? वो है dx। तो dx लेंथ का हमने लिया और x सेपरेशन फ्रॉम द गिवन चार्ज, हमने एक एलिमेंट लिया। अब ये x का वैल्यू अगर हमारा a हो गया, x का वैल्यू a हो गया, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट, x का वैल्यू थोड़ा और बढ़ेगा भाई, तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इस तरह चलता जाएगा और फाइनल जो एलिमेंट बनेगा तो वो होगा कितने सेपरेशन पे? तो x प्लस एल सेपरेशन पे। ये वाला जो टोटल सेपरेशन होगा वो कितना होगा? तो x प्लस एल हो जाएगा, a प्लस एल, a प्लस एल सेपरेशन हो जाएगा भाई। तो लास्ट जो एलिमेंट है वो a प्लस एल पे है, फर्स्ट एलिमेंट है वो a पे है। इट मीन्स अगर हम लोगों को पूरा चार्ज कवर करने होंगे, अगर टोटल चार्ज को कवर करना है तो x का जो वैल्यू हम लोगों को वेरी कराने पड़ेंगे, वो कहाँ से कहाँ तक भाई? तो x का इनिशियल वैल्यू हमें पूरा चार्ज ऑन द रॉड कवर करने हैं, इसलिए ये x का इनिशियल वैल्यू यहाँ लेंगे, x का वैल्यू a से वेरी करेगा और ये कहाँ तक जाएगा भाई? कहाँ तक जाएगा? तो ये जाएगा a प्लस एल तक। लास्ट एलिमेंट विल बी एट a प्लस एल, तो इसलिए a से लेकर के a प्लस एल तक x का वेरिएशन करेंगे तो पूरा रॉड हमारा कवर होगा। आगे ये इंटीग्रेट करने में लिमिट का काम करेगा। अभी के लिए ये नहीं भी समझे हो तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एलिमेंट लिया, उसके चलते इस पे फोर्स लगेगा, वो dF फोर्स लगेगा। उसने एक फोर्स लगाया इस पे, ये है dF फोर्स, ध्यान देना, ये dF फोर्स लगाया उसने, इस एलिमेंट ने फोर्स लगाया dF। तो इस dF का वैल्यू लिखेंगे, dF क्यू नॉट पे x सेपरेशन पे है dF, तो dF का वैल्यू लिख लिया जाए। dF का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं बोला जाए तो एयर है, कुछ नहीं बोला जाए तो एयर है या वैक्यूम है, वो समझने हैं। ठीक है भाई, ये लिख लिया। और Q1 Q2, तो Q1 Q2 तो यहाँ Q नॉट है, और क्या है भाई? तो dQ है, डिवाइडेड बाई क्या है? तो सेपरेशन कितना है? तो x है, x सेपरेशन पे ही तो लिया है, x सेपरेशन पे ये लिया है भाई एलिमेंट, तो x सेपरेशन है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dF। हमें चाहिए ऐसे ऐसे, देखो यहाँ का एलिमेंट होगा तो ये फोर्स लगाएगा, दूसरा एलिमेंट होगा वो भी फोर्स लगाएगा, तीसरा एलिमेंट होगा वो भी फोर्स लगाएगा, कोई छोटा फोर्स लगाएगा, जो पास में है वो बड़ा फोर्स लगाएगा, जो दूर है थोड़ा वो कम फोर्स लगाएगा, बट एवरी एलिमेंट विल एक्सर्ट सम फोर्स, सब फोर्स लगा रहे हैं। एक चीज और यहाँ नोटेबल है भाई, कि जितने भी एलिमेंट इस रॉड पे लिए जाएंगे सब के सब इस पे लेफ्टवर्ड फोर्स ही लगाएंगे, सब इस पे लेफ्टवर्ड ही फोर्स लगाएगा। ये वाला लेफ्टवर्ड लगाएगा, ये वाला भी लेफ्टवर्ड लगाएगा, क्योंकि ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल कर रहा है, वो भी लेफ्टवर्ड, ये भी लेफ्टवर्ड, ये भी लेफ्टवर्ड, सारे एलिमेंट लेफ्टवर्ड ही लगाएंगे।
अब ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप लिखने जा रहे हैं। यहाँ तक तो सबको क्लियर है भाई? बोलो, यहाँ तक तो सबको क्लियर है? आदित्य दो हैं यहाँ पे, आदित्य भारद्वाज और आदित्य एक और क्या, कौन है? दोनों आदित्य क्लियर है? दूसरा आदित्य? दूसरा आदित्य? एक ही आदित्य है? अच्छा चलो, तो ये यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एज पर लिखेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लिख दोगे भाई? एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट फोर्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ। ये तो काम करने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ, ध्यान देना जरा यहाँ पे, अब नेट फोर्स है इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ। तो जब अब यहाँ से देखो, इसके बाद जो लिखना है ना, ये तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, लेकिन इसके बाद जो लिखना चाहते हैं, इसके बाद जो यहाँ लिखेंगे, उसको लिखने के पहले खोपड़ी पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके पहले आपको खोपड़ी पे ध्यान देना पड़ेगा कि जितने एलिमेंट्स जो डीएफ लगाएंगे, उन सबको वेक्टर सम करने हैं। अब जितने फोर्स को वेक्टर सम करने हैं, तुमने देखा था कि भाई ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स को अगर वेक्टर सम करने हैं तो देखते थे ना कितने एंगल है भाई इनमें आपस में। अगर दोनों को वेक्टर सम करने हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो 5 और 6 11 हो जाएंगे। दोनों अपोजिट में हैं तो 5 और 6 में 1 हो जाएगा नेट। तो इसलिए डायरेक्शन देखना जरूरी है। ऑल वेक्टर्स टू बी एडेड, वो डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं वो देखना जरूरी है। तो हमने देखा भाई कि एवरी एलिमेंट जो डीएफ फोर्स लगाएंगे वो एक ही डायरेक्शन में लेफ्टवर्ड लगाते जाएंगे। इसलिए जब सारे एलिमेंट टू बी एडेड हमारा एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको इवेलुएट करने के लिए हम लोग इनके वैल्यूज़ को ही ऐड करते जाएंगे। कोई 2 न्यूटन, कोई 3 न्यूटन, कोई 4 न्यूटन, कोई 5 न्यूटन, सब एक ही डायरेक्शन में तो ऐड करने पड़ेंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड और नेट किधर आएगा भाई? तो ये लेफ्टवर्ड में आ रहा है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। यहाँ पे दिख ही रहे हैं कि लेफ्टवर्ड में आएगा भाई, लेफ्टवर्ड, अवे फ्रॉम द रॉड। लेफ्टवर्ड का मतलब क्या यहाँ पे हुआ भाई? तो अवे फ्रॉम द रॉड, ऐसा ये आएगा। ठीक है भाई, तो अब इसको इवेल्युएट किया जाए। जब सारे वेक्टर, हमने इसके बाद लिखने के लिए देखना पड़ेगा तुम्हें, जब सारे वेक्टर टू बी एडेड एक ही डायरेक्शन में था तो सीधा मैग्नीट्यूड ऐड करो भाई। अब तो अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। चलो भाई, डी एफ का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या भाई? तो क्यू नॉट इंटू डी क्यू, तो क्यू नॉट इंटू डी क्यू। अब डी क्यू को जो लिखना है वही तो कलाकारी करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तुम्हें मार्क्स मिल पाएंगे। डी क्यू का वैल्यू होगा लैम्डा इंटू डी एक्स। क्यों भाई? क्योंकि ये डी एक्स लेंथ में कितना चार्ज है वही तो चाहिए हमें। तो डी एक्स लेंथ में कितना चार्ज है वो चाहिए। तो डी एक्स लेंथ में जो चार्ज होगा वो यूनिट लेंथ में जितना चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। यूनिट लेंथ में कितना चार्ज? तो क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा डी क्यू लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चार्ज क्यू है टोटल एल लेंथ में, इसलिए लैम्डा का वैल्यू हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू अपॉन एल। और जब यूनिट लेंथ पे तुम्हें पता है लैम्डा चार्ज है, तो 5 में कितना होगा? तो लैम्डा इंटू 5। 4 में कितना होगा? 4 लेंथ में कितना होगा? तो लैम्डा इंटू 4। और डी एक्स लेंथ में कितना होगा? तो लैम्डा इंटू डी एक्स। तो यही लैम्डा इंटू डी एक्स हो गया, समझो क्यू बाई एल इंटू डी एक्स हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी क्यू को क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, या तो लैम्डा ही छोड़ देते हैं, अभी लास्ट में लैम्डा का वैल्यू रख देंगे, लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा इंटीग्रेशन, इसी को करने हैं भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ाएंगे स्टेप। तो अब बताओ, इसमें से जो कांस्टेंट है बाहर निकालो। कांस्टेंट को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। यहाँ तक स्टेप्स जो लिए हैं वो क्लियर है? बोलो भाई, आदित्य क्लियर है? यस सर। तो आप लोग एक काम करें, पेन कॉपी निकाल लें और पेन का इंक थोड़ा खर्च करें। यहाँ तक नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको आगे नहीं कर सकता। यहाँ तक नोट करो, उसके बाद मैं इवेलुएट कर दूंगा। 2 सेंटेंस और लगेंगे और ये क्लियर हो जाएंगे। जल्दी से इसको नोट करो। ये तो लिख लिए थे ना कि डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ नहीं अप्लाई होगा, एक ही बार में फर्स्ट सीधा एक्सप्रेशन वो नहीं अप्लाई कर सकते। ये तो लिखा था ना सबने। नहीं लिखा था तो मैं यहाँ लिख देता हूँ।
नेट फोर्स एक ही बार में तुम लिखना चाहोगे अगर 1/4πε0 और Q0 इंटू कैपिटल Q, तो ये अपॉन क्या स्क्वायर करें, यही नहीं मिल पाएगा और इसलिए ये वैलिड नहीं होगा। नॉट वैलिड बिकॉज अब क्या ये छोटा सा लिखा हुआ, जो छोटा छोटा लिख रहा हूं ये भी क्या दिख रहा है तुम्हें, विजिबल है क्लियरली? ये जो छोटा लिख रहे हैं ये विजिबल है? वो वाली साइड दिख नहीं रही। अच्छा, इस साइड दिख नहीं रही? सर फ्रेम के बाहर। यस सर। कोई बात नहीं, फ्रेम को ये शिफ्ट कर दिया जाए। अब तो दिख रही है। यस सर। नेट फोर्स जो ये लिखना चाहेंगे नॉट वैलिड बिकॉज रॉड इज neither a point charge nor spherical nor sphere। न तो ये पॉइंट चार्ज है और न ये स्फेयर है, इसलिए ये नहीं काम कर पाएगा। ये सब थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है भाई। मार्क्स अगर फुल मार्क्स चाहिए तुम्हें स्कूल में तो लिखना पड़ेगा लेट डी क्यू इज एलिमेंट्री चार्ज, लेट डी क्यू इज द एलिमेंट्री चार्ज टेकन एट आर्बिट्ररी सेपरेशन एक्स फ्रॉम क्यू नॉट, तो उसका अब हम लोग डी एफ लिखेंगे। ये है डी एफ फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज। ये हो गया फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू डी क्यू लिखा। अब नेट फोर्स यहाँ पे एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये लिखा और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने अप्लाई कर दिया। और अब देख रहे हैं हर डीएफ किधर किधर डायरेक्शन है, तो डीएफ का देखा सबका सेम डायरेक्शन है। टाइम होने वाला है इसलिए 2-4 मिनट बचे हैं, जल्दी से इसको फिनिश कर दिए जाएं कम से कम। तो यहाँ पे मैं अब इधर को मिटा रहा हूँ, इधर वाला मिटा रहे हैं और उसका इवेल्युएशन दिखा दें इधर। चलो यहाँ दिखाता हूँ भाई। अब देखो इसमें से क्या क्या कांस्टेंट होगा वो हम लोग बाहर निकाल लेंगे, जो कांस्टेंट नहीं होगा वो हम लोग अंदर रहने देंगे। तो ठीक है भाई, नेट फोर्स इज इक्वल टू, अब क्या लिख देंगे, तो नेट फोर्स में देखो यहाँ पे 1/4πε0 तो भाई है ही, कांस्टेंट बाहर निकल गया। पेन को छोड़ दो, खोपड़ी पे जोड़ दो, और Q0 भी बाहर निकला हुआ है। और क्या क्या बाहर निकलेगा बताओ भाई, लैम्डा भी बाहर निकल जाएगा। लैम्डा तो फिक्स्ड है, चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L, लैम्डा भी फिक्स्ड है, तो लैम्डा को भी बाहर निकाल दो भाई। और क्या फिक्स है, और तो कोई फिक्स नहीं है भाई। dx रह गया और x² रह गया, तो dx और डिवाइडेड बाई x², इतना ही रह गया और तो कुछ नहीं छूट गया। 1/4πε0 ले लिया, Q0 को ले लिया, लैम्डा भी ले लिया भाई, और 1/x² और dx ये रह गया। और x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे भाई, तो x का लिमिट बताओ भाई, एलिमेंट का, हमें पूरे एलिमेंट के dq का इफेक्ट देखने हैं भाई, df ड्यू टू ऑल एलिमेंट। अब ध्यान देना इसमें कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है, इसको डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं भाई, तो हम लोग ये देखते हैं कि जब एलिमेंट वेरी करेगा तो x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, तो x का इनिशियल वैल्यू हो जाएगा a और फाइनल वैल्यू हो जाएगा a+l, इसलिए x का लिमिट जो डालेंगे वो फाइनल वैल्यू a+l। ठीक है, यहाँ तक लिखना पड़ेगा और इसको इवेलुएट कर दोगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। क्या आ जाएगा वैल्यू, देखो Q0 लैम्डा और 4πε0 और क्या रह गया भाई, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, x⁻² है तो -2 + 1 और -2 + 1, -2 + 1 -1 होता है। और ये हो गया a से लेकर के और a+l तक। ठीक है भाई, तो अब हम लोग लिख सकते हैं Q0/4πε0, ध्यान से देख लो भाई, ये लिख दिया हमने। और लैम्डा का वैल्यू हम लोग चाहें तो Q/L लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में Q दिया था, L दिया था, लैम्डा नहीं दिया था।
लैम्डा तो अपने कन्वीनियंट के लिए हम लोगों ने यूज़ किया। चलो ठीक है भाई, अब लिमिट डाल दिया जाए तो ये है -1/x, इसको क्या बोलेंगे भाई, तो ये वाला है -1/x, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/x के बदले में लिखेंगे a+l, ठीक है भाई, -1/x के बदले लिखेंगे a, ये मिल गया लिमिट, ये हो गया, अपर लिमिट डाल दिया, लोअर लिमिट डाल दिया, और बस अब इवेलुएट हो करके आ गया अपना प्यारा सा नेट फोर्स। वो कितना आ गया भाई, तो Q0 × Q डिवाइडेड बाई 4πε0L, और इधर आ गया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ ब्रैकेट में आ गया 1/a - 1/a + l, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। और किधर है भाई, तो डायरेक्शन तो है लेफ्टवर्ड, तो वो लेफ्टवर्ड हम लोग कैरी कर सकते हैं, नेट फोर्स जो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है। इसके बाद से देखो एक चीज़ लास्ट जाते जाते ये नोट करना है भाई कि देखो ये नेट फोर्स हमने लिखा वेक्टर, तो यहाँ डायरेक्शन दिखा हुआ है, इसके बाद मैं इसको ऐसे नहीं कैरी करूँगा, थोड़ा करेक्शन करूँगा क्या भाई, तो नेट फोर्स का अब मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। अगर मैग्नीट्यूड नहीं लिखोगे तो बार बार डायरेक्शन मेंशन करते रहना पड़ेगा तुम्हें, बार बार डायरेक्शन मेंशन करता है, हर सेंटेंस में डायरेक्शन मेंशन करो। अरे भाई उससे अच्छा है कि हम लोग नेट फोर्स का वैल्यू लिख रहे हैं, वैल्यू लिखते गए ये सब वैल्यूज मिल रहे हैं, वैल्यूज मिल रहे हैं यहाँ तक, और यहाँ पे भी वैल्यू ही हमने लिख दिया। डायरेक्शन तो एक बार